क्वेश्चन नंबर 1.26 में उसने बोला है कि एक पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में चल रहा है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रहा है। ए कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, ए एक्सेलरेशन नहीं है, इट इज सम पॉजिटिव कांस्टेंट, ओमेगा कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो आपको बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन द टाइम टी, इन द टाइम टॉ, शुरू का टाइम जो टॉ है उसमें डिस्टेंस बताना है, और बताना है व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, वेलोसिटी वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच का एंगल बताना है। ओके देखो, जब एक्स और वाई ऐसे चेंज हो रहे हैं तो ज़रा सोचो, पहले अंदाज़ लगाओ कि पार्टिकल की मोशन कैसे हो रही है। जब आपको अंदाज़ बहुत समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली मोशन कैसी हो रही है, तो फिर आपको आसान हो जाएगा कि आप कैसे अप्रोच कैसे करोगे सॉल्व करने के लिए। तो इसके लिए एक काम करते हैं, पहले ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। पाथ तो कम से कम पता हो पार्टिकल का, और हमें ये तो पता ही है कि शुरू में पार्टिकल कहाँ पर है। t = 0 पर पार्टिकल कहाँ पर होगा, t को 0 करोगे, साइन 0 इज 0, x की वैल्यू 0 आ जाएगी। t को 0 किया, cos 0 कितना हो जाएगा 1, सो 1 - 1 इज 0, सो y इज ऑल्सो 0। t = 0 पर x भी 0 है, y भी 0 है। इसका मतलब पार्टिकल शुरू में ओरिजिन पर था और वहीं से चालू होगी मोशन। किस पाथ पर मूव कर रहा है उसके लिए हम एक काम करेंगे, ये जो a है इसको आप लेफ्ट में ले आओ, y - a, और बाकी ये रह जाएगा -a cos ωt। अब y - a और x स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो ये बनेगा a² sin² ωt प्लस a² cos² ωt, जिसमें से a² कॉमन आ जाएगा, sin² प्लस cos² 1 हो जाएगा। तो ये देखो, ये पाथ का इक्वेशन हमको मिल गया। और ये इक्वेशन किसका इक्वेशन है, ये सर्किल का इक्वेशन है ना। और ये एक ऐसे सर्किल का इक्वेशन है जिसका सेंटर कहाँ पर है, सेंटर 0, a पर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ी है तो आपकी समझ में आएगा, नहीं पढ़ी है तो पढ़ो जा करके, बहुत सिंपल चीज़ है। 0, a पर इस सर्किल का सेंटर है। एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, ये है रेडियस a। इसका मतलब ये हुआ पार्टिकल का सर्किल का सेंटर है 0, a पर। देखो ये रहा सर्किल का सेंटर 0, a, और सर्किल की रेडियस है a, ये a। तो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ मोशन, उसकी ओरिजिन से चालू हुआ मूव करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्किल बनेगा जिस सर्किल पर ये पार्टिकल चल रहा है, यहाँ से स्टार्ट होकर के मूव करेगा अराउंड दिस सेंटर इन ए सर्किल ऑफ रेडियस a। अब एक प्रॉब्लम ये सोचो, अगर जैसे आपसे पूछ लिया जाए, वैसे तो इसने पूछा नहीं है, हम आपसे पूछ रहे हैं, सपोज दैट कि ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में चलना चालू होगा एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज में चलेगा, कैसे बताओगे आप? वेरी सिंपल, बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर देखा जाए, जैसे ही टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो या तो पार्टिकल इधर जा रहा होगा या फिर इधर जा रहा होगा। अगर पार्टिकल इधर जाएगा तो उसका x क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू बनेगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा। और अगर वो उधर चलना चालू करता है तो x नेगेटिव बन जाएगा फौरन, t = 0 के थोड़ा सा बाद, ज़रा सा बाद, जस्ट बाद x नेगेटिव बन जाना चाहिए। x की वैल्यू देखो लिखिए ना, t = 0 पर 0 है और a sin ωt, तो t ज़रा सा बढ़ेगा तो ये साइन तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस का मतलब समझ गए आप बात को, तो पार्टिकल इस तरफ चलेगा और ये ऐसे चलेगा ना, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कहीं तक जा करके वापस आ जाए, लौट करके यहाँ तक जा करके वापस आ जाए, या ऐसे ही घूमता रहे, मे बी वेरिएबल स्पीड के साथ या मे बी कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो उसको भी हम देख लेते हैं। पार्टिकल का हमें पाथ तो मिल गया। अब देखो ज़रा हम पार्टिकल की वेलोसिटी चेक करते हैं। डिस्टेंस हमें बड़ी आसानी से मिल जाएगी अगर हम वेलोसिटी चेक कर सकें। x का डेरिवेटिव vx बन जाएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। y का डेरिवेटिव vy बन जाएगा, cos माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, sin ωt एंड ओमेगा। ठीक है, ये vx है, ये vy है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दो, a² ω² कॉमन आ गया, sin² प्लस cos² 1 हो जाएगा। अब ज़रा देख लो आप,
हमें पार्टिकल की जो वेलोसिटी मिल रही है उसमें टाइम तो कहीं है ही नहीं, टाइम से इंडिपेंडेंट है, मतलब कांस्टेंट है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, मतलब स्पीड कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब ये पार्टिकल इस सर्किल पर कांस्टेंट स्पीड के साथ चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, कांस्टेंट स्पीड के साथ इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गई, स्पीड नहीं बदल रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो बदल रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो फिर इसको करना तो हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, मतलब कि एवरेज स्पीड, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी स्पीड कांस्टेंट होती है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड एवरेज स्पीड के बराबर ही होती है। आप एक शहर से दूसरे शहर तक जाओ, 100 किलोमीटर का रास्ता है, आप अपनी गाड़ी को एक फिक्स स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर पर चलाते रहो, पूरी दूरी आप 50 की स्पीड पर, कांस्टेंट स्पीड पर तय कर लो, तो पूरी डिस्टेंस जो अभी आपने ट्रेवल करी है उसके लिए जब आप एवरेज फाइंड करोगे तो 50 ही आएगा, 50 किलोमीटर पर आवर, विच वॉज द इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी भी इंस्टेंट पर, बीच में मोशन में किसी भी टाइम पर जो आपकी स्पीड थी। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, ये क्या हो जाता है, ये हो जाती है स्पीड। तो स्पीड कांस्टेंट है, कितनी है, ए ओमेगा। डिस्टेंस हमें फाइंड करना है और टाइम कितना है, टॉ। तो ये लो, ये डिस्टेंस आ गई, ए ओमेगा इंटू टॉ, दिस इज द डिस्टेंस। हमने डिस्टेंस फाइंड कर ली। अच्छा, एंगल, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच का एंगल, ये जो हमने आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला था और स्पीड कैलकुलेट करके दिखाई थी, असल में इसके पीछे रीज़न ये भी था कि ये आपको बड़ी आसानी से मिलेगा, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, ये डायरेक्ट आएगा। आंसर इज़ 90 डिग्री। स्पीड जब कांस्टेंट होती है तो पार्टिकल में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो होता नहीं है, सिर्फ नॉर्मल एक्सेलरेशन रहेगा, एंड दैट इज द सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। सर्कुलर मोशन जब यूनिफॉर्म होती है तो सिर्फ सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन होता है। डोंट वरी, अगर आपने सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ी हम आपको अभी दूसरे तरीके से भी बता देंगे। तो स्पीड कांस्टेंट है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो जो भी एक्सेलरेशन है वो है नॉर्मल एक्सेलरेशन, मतलब कि सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन। तो चूंकि सिर्फ यही एक्सेलरेशन है तो ये नेट एक्सेलरेशन है, टोटल एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी किधर होगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। किसी भी टाइम पर आप देख लो, एक्सेलरेशन है सेंट्रीपीटल और वेलोसिटी है टेंजेंशियल, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, ये एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन, ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। समझ गए बात को, ओके। अच्छा, इन केस अगर आपने सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, आपको एक और दूसरे तरीके से हम बता देते हैं। अभी अगर आपने 11th शुरू किया है तो वेक्टर तो आपने पढ़ ही लिया होगा, काइनेमेटिक्स ये चल रही है ना, तो वेक्टर के फंडे लगा करके हम बता देंगे। ये x है, ये y है, अभी हम लिखे थे vx और vy। इन दोनों को यूज करते हुए वेलोसिटी वेक्टर हम क्या लिखेंगे, vx i कैप प्लस vy j कैप। ये हो गई वेलोसिटी वेक्टर। अच्छा, इसी वेलोसिटी वेक्टर का आप डेरिवेटिव ले लो, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एक्सेलरेशन वेक्टर मिलेगा, या इससे आप ए एक्स फाइंड कर लो, इससे आप ए वाई फाइंड कर लो, उसके बाद एक्सेलरेशन वेक्टर लिख लो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। हम इसी को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इसी से हमको मिलेगा एक्सेलरेशन वेक्टर, इसका डेरिवेटिव ए ओमेगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, एक ओमेगा बाहर आएगा चेन रूल से, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव, साथ में एक ओमेगा बाहर आएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस, चेन रूल के हिसाब से ओमेगा बाहर आ गया। नाउ दिस इज द एक्सेलरेशन वेक्टर एंड दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करके देख लो, जीरो आएगा। आपने वेक्टर में पढ़ रखा होगा, जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और उनके बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। चेक कर लो, इनका डॉट प्रोडक्ट देखो कितना है।
आई कैप और आई कैप कितना बना ये, माइनस ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और वो जे कैप और जे कैप वाला मिला करके ये बनेगा प्लस ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 1.27। एक पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में चलना शुरू करता है, उसकी ट्रेजेक्टरी का ये इक्वेशन है y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। ए और बी कोई पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं। पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन है w, वेक्टर फॉर्म में उसने लिख रखा है, w उसका एक्सेलरेशन है, और ये एक्सेलरेशन नेगेटिव y की डायरेक्शन में है, ये उसने दिया है। ठीक है, तो अब आपको बताना है पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या था, ये आपको बताना है। देखो ये जो ट्रेजेक्टरी उसने दी है ये एक पैराबोला है, पैराबोला कॉनकेव डाउनवर्ड। इसके रूट्स अगर आप फाइंड करोगे, इसको इक्वल टू 0 कर दो तो x की वैल्यू एक तो 0 मिलेगी और एक वैल्यू मिलेगी a अपॉन बी। तो 0 और a अपॉन बी उस हिसाब से देखा जाए तो पार्टिकल का जो पाथ है वो ऐसा बन रहा है, मतलब कि पैराबोला, पैराबोलिक पाथ। ऐसा पाथ तो तब बनता है जब हम किसी बॉडी को फेंकते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, पता है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी को हमने फेंका तो वो यूं ऐसे चलता है पैराबोलिक पाथ पर। तो ये असल में वही चीज़ है, प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। शुरू में हमने पार्टिकल को ओरिजिन से फेंका होगा किसी वेलोसिटी u पर, कोई प्रोजेक्शन एंगल रहा होगा थीटा, और इसकी जो ट्रेजेक्टरी बन रही है वो ऐसी बन रही है। बोल रहा है कि एक्सेलरेशन पार्टिकल का नेगेटिव y की तरफ है, मतलब इस डायरेक्शन में है, और उस एक्सेलरेशन को इसने क्या बोला है, w वेक्टर बोला है। इसका मतलब ये असल में वही चीज़ है जो हम लोग प्रोजेक्टाइल में बात करते हैं ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में g, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसका मैग्नीट्यूड है g। इसका मतलब इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कि y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना बन जाएगा, और यही हो जाएगा इसका टोटल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को w लिख दिया तो हम ऐसे नहीं लिखते हैं, इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है g, जो कि आपको डायरेक्शन पता है। तो अब देखो, जब नेगेटिव y की तरफ g होता है और प्रोजेक्टाइल मोशन होती है किसी बॉडी को, जब हम फेंकते हैं u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, तो उसकी मैक्सिमम हाइट और उसकी रेंज क्या बनती है, ये तो उसकी मैक्सिमम हाइट होगी और ये उसकी रेंज होगी। मैक्सिमम हाइट क्या होती है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और हॉरिजॉन्टल रेंज क्या बनती है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ठीक है, अब ज़रा अभी हम आपको बता दिए थे, इसके रूट्स तो बता ही दिए थे, 0,0, और दूसरा था इसको 0 रखने से हमको जो मिलेगा दैट इज़ a अपॉन बी। इसका मतलब रेंज की वैल्यू कितनी है, a अपॉन बी। तो इसको तो आप कर दो a अपॉन बी के बराबर। ये जो साइन थीटा है इसको हम थोड़ा सा बदल के ऐसे लिख रहे हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बाकी ये u स्क्वायर यहाँ पर है, ये है रेंज, और रेंज की वैल्यू है a अपॉन बी। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट असल में है y की मैक्सिमम वैल्यू। अब चूंकि पैराबोला है इसलिए आप बोल सकते हो कि इन दोनों के बिल्कुल बीच में ये पॉइंट पड़ेगा, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू बनेगी इसकी आधी, या मैक्सिमम मिनिमा की कॉन्सेप्ट लगा दो। मैक्सिमा कहाँ पर है, जहाँ पर dy अपॉन डी एक्स 0 बनेगा, तो x की वैल्यू हमको कितनी मिल रही है, a अपॉन 2b। यही x की वैल्यू आप इसमें यूज़ कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा, y मैक्स मिलेगा। ये मिल रहा हमको y मैक्स। और ये ध्यान रखना कि ये जो y मैक्स है ये कैपिटल H के बराबर है। हमारे पास एक ये इक्वेशन है, दूसरा y मैक्स जो हमको मिला कितना है, ये a स्क्वायर अपॉन 2b माइनस a स्क्वायर अपॉन 4b। ओके, so this is a square upon 4b. Now this y max is h, और h क्या चीज़ है,
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इससे हमको u साइन थीटा कितना मिलेगा? ये मिल गया हमको u साइन थीटा, है ना। ओके, अब देखो u साइन थीटा तो हमको मिल गया, तो फिर u कॉस थीटा भी मिल जाएगा। और अगर u साइन थीटा और u कॉस थीटा मिल जाएगा तो फिर हमें u भी मिल जाएगा। वो u साइन थीटा जो मिला उसको यहाँ पर यूज़ कर लो, 2 इंटू जी अपॉन 2b स्क्वायर रूट इंटू यू कॉस थीटा अपॉन जी इक्वल टू a अपॉन b। ठीक है, ये a और ये a कैंसिल, तो हमें मिल गया u कॉस थीटा, ये हो गया g अपॉन b। ठीक है, बाकी ये है रूट 2b अपॉन g और ये है 1/2। तो एक तो g ऊपर में रूट में रहेगा, b रहेगा रूट के अंदर और 2 रहेगा रूट के अंदर। सो दिस इज u cos थीटा एंड दिस इज u sin थीटा। स्क्वायर करके ऐड कर दो, u स्क्वायर, इसको और इसको हम स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं, तो कितना बनेगा? ये इसका स्क्वायर कितना है? a स्क्वायर g अपॉन 2b और ये कितना है? ये है g अपॉन 2b, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस 1 इंटू जी अपॉन 2b। अच्छा, ये u स्क्वायर है, ये तो 1 हो गया, तो ये लो ये आ गया u। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो फिर ये जो a है ये डायमेंशनलेस होना चाहिए, क्योंकि a के स्क्वायर में आप 1 कैसे ऐड कर दोगे? 1 तो एक डायमेंशनलेस सिर्फ एक नंबर है, तो a डायमेंशनलेस होना चाहिए और डायमेंशनलेस है। कैसे? ये देखो ऐसे, ये क्या है? डिस्टेंस है ना, या डिस्प्लेसमेंट जो भी है, y कोऑर्डिनेट है तो मीटर में होगा ना, और ये x कोऑर्डिनेट है तो क्या होगा? मीटर में होगा। तो ये है मीटर में और ये भी है मीटर में, इसका मतलब a क्या होना चाहिए? डायमेंशनलेस। ठीक है, ओके। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 1.28 में इसने ये बोला है कि एक पार्टिकल को, एक बॉडी को हमने हॉरिजॉन्टल से किसी भी एंगल पर हमने फेंका है विद इनिशियल वेलोसिटी v0। वेक्टर फॉर्म में उसने वेलोसिटी दे दी है, वेक्टर बताया है। इसका मतलब उसने मैग्नीट्यूड भी बता दिया है, डायरेक्शन भी बता दी है, इसीलिए उसने एंगल नहीं बताया है। ठीक है, डायरेक्शन तो उसने बताई दी जब वेक्टर फॉर्म में दिया है। फिर उसने बोला है कि पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो g वेक्टर है। अब g वेक्टर आपको पता है किधर होता है? इधर होता है। तो एक्सेलरेशन पार्टिकल का ये है, तो उसने डायरेक्शन भी बता दी है और मैग्नीट्यूड भी बता दिया है। तो आपका जो आंसर होगा वो इसके और इसके टर्म्स में होना चाहिए, वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड नहीं, वेक्टर्स, है ना। तो इन्हीं वेक्टर को यूज़ करके आप आंसर दोगे। तो क्वेश्चन उसने ये पूछा है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताओ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और ये बताओ पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी फॉर द फर्स्ट t सेकेंड्स एंड ओवर द एंटायर मोशन। उसकी कंप्लीट, उसका जो कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, ओवर दैट कंप्लीट मोशन व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी। तो ये दो चीज़ें, तीन चीज़ें बताना है, एक ये और एक ये। तो असल में ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है, बस वेक्टर फॉर्म में सब कुछ दिया हुआ है, आपका आंसर भी वेक्टर फॉर्म में आना चाहिए। पार्टिकल ऐसे चलेगा, यहाँ तक आते आते टाइम लगेगा उसको कैपिटल T। ठीक है, अब देखो इसमें हम ना एक बहुत सिंपल सा फंडा लगाएंगे। ज़रा सोचो कि अगर आपने पार्टिकल को फेंका, यूँ फेंका, और ग्रेविटी जैसी अगर कोई चीज़ ना होती तो क्या होता? तो पार्टिकल ऐसे ही सीधा चलता चला जाता, और टी टाइम में वो कितना चलता? प्रोजेक्शन पॉइंट v0 से फेंक दिया, टी टाइम में वो कितना आगे चला जाता? अरे वेलोसिटी इनटू टाइम, ये उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता। वेलोसिटी इनटू टाइम, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। अच्छा, लेकिन जब g होगा तो g क्या करेगा? g उसमें अपनी डायरेक्शन में एक फ्री फॉल करवा देगा ओवर टाइम t, स्मॉल t। वो जो फ्री फॉल होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा ½ gt²। वेक्टर फॉर्म में देखा जाए
तो ऐसे लिखेंगे, और g डाउनवर्ड है तो ये डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड हुआ, तो g के आने से उसका एक डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट इतना होना चाहिए। g की एब्सेंस में वो जैसे चल सकता था, g उसको डाउनवर्ड उस चलने से इधर नीचे की ओर इतना खींच लेगा। तो उसमें असल में एक ये डिस्प्लेसमेंट है जो कि वेलोसिटी की वजह से, दूसरा एक डिस्प्लेसमेंट उसमें वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा g की डायरेक्शन में, और ये जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा ये होगा हाफ GT²। ठीक है, तो अगर ग्रेविटी ना होती तो इसका डिस्प्लेसमेंट बन जाता V0 इंटू टी। ग्रेविटी इसको नीचे खींच के ले आई, उसने इतना डिस्प्लेसमेंट जनरेट करा दिया, तो ओवरऑल पार्टिकल यहाँ पहुँचने के बजाय यहाँ पर पहुँच जाएगा। ये पार्टिकल ऐसे नहीं जाएगा, ग्रेविटी भी है तो ये ऐसे चलेगा पैराबोलिक पाथ पर। टी टाइम पर ये यहाँ पर पहुँचा, ये इनिशियल पोजीशन, टी टाइम पर ये पोजीशन, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये बन जाएगा s वेक्टर स्मॉल t टाइम पर। इसका मतलब ये जो s वेक्टर है वो इसका और इसका रिजल्टेंट है। देख लो, ट्रायंगुलर मेथड, वेक्टर एडिशन का ट्रायंगुलर मेथड, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर, इसका टेल इसके हेड पर है ना। इसका मतलब हम इस वेक्टर को, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो ये हमने फाइंड कर लिया पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट t टाइम पर। अब देखो, अब हम फाइंड करते हैं पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी फॉर द फर्स्ट t एंड फॉर द कंप्लीट मोशन। तो एवरेज वेलोसिटी, और वो भी वेक्टर फाइंड करना, मैग्नीट्यूड नहीं, वेक्टर। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट तो आपके सामने लिखा है वेक्टर फॉर्म में, तो बस टाइम से डिवाइड कर दो, आ गई एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में लोगे तो ये वेक्टर फॉर्म में मिलेगा, मैग्नीट्यूड लोगे तो मैग्नीट्यूड मिलेगा। इसको आप t से डिवाइड कर दो, ये लो, ये आ गया, ये आ गई वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ओवर टाइम t स्मॉल t। अच्छा, कंप्लीट मोशन की अगर बात करी जाए, ओवर दिस टाइम t फॉर द कंप्लीट मोशन एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी स्मॉल t टाइम पर इतनी है, तो कैपिटल T टाइम पर कितनी होगी, कैपिटल T टाइम पर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ये स्मॉल t टाइम पर है। हाँ, तो ये कितना होगा, तो स्मॉल t को आप कर दो यहाँ पर कैपिटल T कर दो। लेकिन कैपिटल T तो पता नहीं है, उसने कहीं क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, तो कैपिटल T हटाओ। कैपिटल T की जगह पर आपको ये लिखना होगा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u sin थीटा अपॉन g, ये आपको लिखना पड़ेगा t की जगह पर। लेकिन अच्छा, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v0 है ना, तो v0 हमने लिख दिया। लेकिन उसने कहीं v0 का मैग्नीट्यूड की तो बात ही नहीं करी है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, ज़रा एक चीज़ देखो आप, वेक्टर g और वेक्टर v0 का अगर हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें, ये है वेक्टर v0 और ये है वेक्टर g। हॉरिजॉन्टल से अगर कुछ एंगल थीटा हो तभी ना हम ये लिखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा रहेगा तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। इसका मतलब वेक्टर g और वेक्टर v0 इनके बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा प्लस 90, थीटा प्लस 90। तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा, g का मैग्नीट्यूड, v0 का मैग्नीट्यूड। इनकेस अगर आपको नहीं पता तो बता देते हैं, इरोडो में भी और भी जगहों पर आपको दिखने को मिलेगा, पुरानी किताबों में ख़ास तौर से। जब हमें कोई वेक्टर लिखना होता है वेक्टर फॉर्म में तो उसको बोल्ड करके लिख दिया जाता है, और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिखना रहता है तो उसको नॉर्मल फॉन्ट में लिखा जाता है। तो बोल्ड लिखा हुआ है इसका मतलब वेक्टर है। ओके, तो ये डॉट प्रोडक्ट बनेगा g इंटू v0 इंटू कॉस 90 प्लस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया माइनस जी v0 इंटू साइन थीटा। तो ये जो आपको v0 साइन थीटा दिख रहा है ना, इसको आपको यहाँ से बदल करके लिखना पड़ेगा। वेलोसिटी वेक्टर का एवरेज ओवर टाइम t, ये हमको मिल रहा है v0 वेक्टर प्लस हाफ g वेक्टर इंटू t। तो t को ज़रा हम ये लिख देते हैं अभी, v0 साइन थीटा अपॉन g। ठीक है, नाउ व्हाट इज v0 साइन थीटा, दिस इक्वल टू दिस। v0 साइन थीटा क्या चीज़ है, तो ये है g
डॉट वी जी डॉट वी नॉट अपॉन जी और माइनस बी इधर ही ले आओ, तो वी नॉट साइन थीटा ये आपको यहाँ से यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं, वेक्टर जी 2, अच्छा 2 तो कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल करा दो, वेक्टर जी वी नॉट साइन थीटा, माइनस बाहर निकल आया, जी डॉट वी नॉट अपॉन जी, और जी पहले से 1 है तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर। सो दिस इज़ द आंसर। ठीक है, ये हमने वेलोसिटी एवरेज फाइंड करी है ओवर द कंप्लीट टाइम ऑफ मोशन, और ये देखो वेक्टर फॉर्म में है, ये इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, नीचे में जी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 में उसने बोला है कि जो आपने क्वेश्चन नंबर 29 में देखा था उसी सिचुएशन में आपको बताना है। मतलब ये कि जब हमने पार्टिकल को V0 से प्रोजेक्ट किया है और थीटा पर नहीं, उसने अल्फ़ा लिया हुआ है, तो हम अल्फ़ा ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। हॉरिजॉन्टल से अल्फ़ा एंगल पर फेंका गया है, तो इसके लिए आपको बताना है पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और पार्टिकल का नॉर्मल एक्सेलरेशन ये क्या होगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इसका ग्राफ बना के आपको दिखाना है। टी के साथ टाइम के साथ इन दोनों का वेरिएशन कैसे हो रहा है वो अप्रॉक्सीमेट ग्राफ आपको बना करके दिखाना है दोनों के। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, ये पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर है, t इक्वल टू 0 पर इसका जो टोटल एक्सेलरेशन है वो g है, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है, यहीं से टेंजेंशियली ये इस पाथ पर चलना चालू हो रहा है। अब ये अल्फ़ा है, ये 90 माइनस अल्फ़ा है, जी का कंपोनेंट टेंजेंट के अलॉन्ग आ गया, जी कॉस 90 माइनस अल्फ़ा, जी साइन अल्फ़ा, पाथ के परपेंडिकुलर आ गया ये जी कॉस अल्फ़ा। तो टेंजेंट के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन है ना वही है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और परपेंडिकुलर पाथ के परपेंडिकुलर जो है वो नॉर्मल एक्सेलरेशन है। नॉर्मल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस बिल्कुल स्टार्टिंग मोमेंट पर पता है हमको, ये जी कॉस अल्फ़ा है और वो जी साइन अल्फ़ा है। अब एक बात ये समझ लो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में, देखो जैसे जैसे पार्टिकल यूं जा रहा है उसकी स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है या टेंजेंशियल डेसिलरेशन। ऊपर जाते में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है, तो स्पीड कम हो रही है। स्पीड को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चेंज करता है। अगर वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो स्पीड को बढ़ा देगा, अपोजिट होगा तो कम कर देता है ना। बाकी डायरेक्शन वेलोसिटी की कौन चेंज करता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो शुरू की आधी मोशन में स्पीड कम हो रही है, सो दिस इज टेंजेंशियल डेसिलरेशन, और आगे की जो आधी मोशन होगी उसमें स्पीड बढ़ेगी, सो दैट शुड बी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। शुरू की आधी मोशन में आधे टाइम के लिए एक्सेलरेशन टेंजेंशियल नेगेटिव होना चाहिए और आगे फिर वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये जो हमने लिखा ना ये मैग्नीट्यूड है। बिल्कुल शुरू में बात करेगा हम स्टार्टिंग में, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बनेगा माइनस जी साइन अल्फ़ा। लास्ट में यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सिमेट्री से आप समझ लो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा प्लस जी साइन अल्फ़ा। ठीक है, ओके। अब जब ये पार्टिकल आगे चल रहा है किसी भी टाइम टी पर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से इसका वेलोसिटी वेक्टर कुछ एंगल बनाएगा जो कि बदल गया, अल्फ़ा पर था अब ये धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, 0 बन जाएगा, उसके बाद फिर वो नीचे की डायरेक्शन में बनेगा और नीचे की डायरेक्शन में वो बढ़ता चला जाएगा, एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो वेलोसिटी वेक्टर बनाता है। किसी टाइम पर अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा तो हमें पता है ना, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स यू साइन थीटा। वैसे इसने थीटा की जगह पर अल्फ़ा ले लिया तो अल्फ़ा के टर्म्स में हम बोल रहे हैं, तो ये थीटा बनेगा tan इनवर्स यू साइन अल्फ़ा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस अल्फ़ा। मतलब ये कि tan थीटा ये हम लिख सकते हैं यू साइन अल्फ़ा। वैसे जनरली जब हम थ्योरी पढ़ाते हैं तो हम प्रोजेक्शन एंगल को थीटा लेते हैं और टी टाइम पर जो एंगल होता है उसको अल्फ़ा लेते हैं। तो अल्फ़ा फिर हम लिखते हैं tan अल्फ़ा इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। अब स्विच कर दिया, ठीक है। इस देखो अगर हमें tan थीटा पता है तो फिर साइन थीटा भी पता है, कॉस थीटा भी इसी से निकल आएगा। ये tan थीटा देखो टाइम का फंक्शन है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर होगा g। अगर ये थीटा है, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन से ये g कितना एंगल बनाएगा, ये थीटा है, ये 90 है, ये कितना बनेगा 90 माइनस थीटा। तो g का कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में कितना आएगा, g कॉस
90 माइनस थीटा मतलब कि जी साइन थीटा, ये तो जी का कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है, और चूंकि ये रिटार्डेशन है इसलिए ये माइनस होना चाहिए। अच्छा चलो हम मैग्नीट्यूड ही लिख लेते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का ये मैग्नीट्यूड है, ये लो मैग्नीट्यूड जी साइन थीटा। और साइन थीटा टैन थीटा टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो साइन थीटा भी टाइम पर डिपेंड करेगा, टाइम का एक फंक्शन आएगा, इसी से हम फाइंड करेंगे साइन थीटा और इसमें हम यूज़ कर लेंगे। जी का एक कंपोनेंट इधर आएगा पाथ के परपेंडिकुलर, ये बनेगा जी कॉस थीटा और ये हो जाएगा नॉर्मल एक्सेलरेशन। ओके फाइन। सो अगर ये टैन थीटा है तो साइन थीटा, ये तो पता होगा आपको फॉर्मूला, अगर टैन थीटा है ए अपॉन बी तो साइन थीटा होता है ए अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस थीटा होता है बी अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उस फॉर्मूले से वी कैन फाइंड साइन थीटा। ये बनेगा साइन थीटा, इसी तरीके से कॉस थीटा, ठीक है, इसी तरीके से आप लिख लो। तो ये टाइम के दो फंक्शंस हैं। अब एक काम करो, साइन थीटा में जी मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा में जी मल्टीप्लाई किया और नेगेटिव कर दिया तो ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इधर जी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और नेगेटिव कर दिया, ठीक है। ओके, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये है, शुरू में ये नेगेटिव रहेगा, जरा ध्यान से देखो, जो टाइम होता है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। तो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का टाइम कितना हुआ, u साइन थीटा बाई जी। जब आप इसमें u साइन थीटा बाई जी रखोगे ना टाइम को, u साइन थीटा बाई जी कितना बनेगा ये पूरा, u साइन थीटा माइनस u साइन थीटा इज 0। तो टाइम जब कम है u साइन थीटा बाई जी से, u साइन थीटा बाई जी से टाइम ऑफ फ्लाइट के आधे से कम रहेगा, तो ये छोटा रहेगा ये बड़ा रहेगा, तो ये प्लस होने का मतलब ये माइनस बन गया। बताए थे ना शुरू की आधी मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन शुड बी नेगेटिव, इट इज डिसेलेरेशन, स्पीड इज डिक्रीजिंग। फिर जब टाइम और ज़्यादा बढ़ जाएगा, u साइन थीटा बाई जी से ज़्यादा हो जाएगा, आगे निकल जाएगा, तो फिर ये जो टर्म है वो u साइन अल्फा, अभी हम थीटा बोल गए थे, u साइन अल्फा से बड़ा हो जाएगा। बड़ा तो ये नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये स्पीड को बढ़ाएगा। ये है टेंजेंशियल। और नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या है, g कॉस थीटा, ये लो g से हम मल्टीप्लाई कर दिए, ये हुआ नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है। ओके, अब देखो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है, नॉर्मल एक्सेलरेशन इसमें नीचे में यहाँ पर टाइम आएगा, वो भी टाइम का फंक्शन है। अब ये जिस टाइप के टाइम के फंक्शन है, एग्जैक्ट ग्राफ बनाने में तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ग्राफ प्लॉटिंग तो आपको उतनी स्ट्रांगली आती नहीं होगी, इट इज़ अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। कुछ इस टाइप का फंक्शन आप समझिए, जैसे एक्स अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का। हालांकि इसका ग्राफ भी बन सकता है, हम आपको बहुत अच्छे से समझा भी सकते हैं कैसे आप ग्राफ बनाओगे, उतना ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन उसने वैसे भी लिख रखा है, अप्रॉक्सीमेट ग्राफ आपको बनाना है, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनाना है, ना उसकी नेचर आपको बताना है, तो इतनी मेहनत काहे को करेंगे हम समझने के लिए, आसानी से बना लेंगे ग्राफ। देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की शुरू में वैल्यू बताए थे आपको माइनस जी साइन अल्फा, लास्ट में जाकर के कितनी बनेगी, प्लस जी साइन अल्फा। ज़रा सोचो आप कि ये ऐसे ऐसे झुकता चला जा रहा है, तो g का जो इधर कंपोनेंट आ रहा है शुरू में तो ज़्यादा रहेगा, फिर धीरे धीरे वो कम होते होते टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पर तो 0 बन जाएगा, कम होते होते मतलब मैग्नीट्यूड कम होते होते यहाँ पर 0 बन जाएगा। उसके बाद फिर वही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि g का असल में ये कंपोनेंट है, तो जितना ज़्यादा एंगल उतना छोटा कंपोनेंट, जितना कम एंगल उतना बड़ा कंपोनेंट। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पहले नेगेटिव है, उसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, फिर वो पॉजिटिव बनेगा और पॉजिटिव में उसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तो अगर आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ कुछ ऐसे बनना चाहिए, ये टोटल टाइम ऑफ मोशन है, ये उसका आधा है, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, और ये जो वैल्यू है स्टार्टिंग में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू दिस इज़ माइनस जी साइन अल्फा, और लास्ट में पहुंचते पहुंचते ये उतना ही प्लस बन जाएगा, ये कितनी वैल्यू बनेगी, प्लस जी साइन अल्फा, ठीक है। ये हमने ग्राफ बनाया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। नॉर्मल एक्सेलरेशन ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन ये है, शुरू में ये जी कॉस अल्फा है, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। देखो नॉर्मल एक्सेलरेशन हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच करके ये तो खुद जी हो जाता है ना, जी पहले तो जी का कंपोनेंट है, हाईएस्ट पॉइंट पर तो ये खुद जी के ही बराबर हो जाएगा, इट इज़ नॉट एनी कंपोनेंट, कंप्लीटली जी इटसेल्फ बिकम्स ए एन। तो ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन, ये लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है,
वो आप उससे अगर समझना चाहो तो उससे भी समझ सकते हो, वो बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ तक बढ़ेगा, उसके बाद फिर वो उसी मैनर में क्या होगा, छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। शुरू में कितना है, जी कॉस अल्फा, जी कॉस अल्फा से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक बढ़ेगा, जी के बराबर तक बन जाएगा, उसके बाद फिर से वापस कम होते होते अल्टीमेटली जस्ट बिफोर द कोलिजन वो फिर से जी कॉस अल्फा बन जाएगा। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन शुरू में कितना है, जी कॉस अल्फा, पहले बढ़ेगा जी तक, उसके बाद फिर से वो कम होते होते जी कॉस अल्फा बन जाएगा। अब देखो जी कॉस अल्फा से शुरू हुआ और जी तक उसको बढ़ना है, हाईएस्ट पॉइंट मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, तो पहले तो बढ़ेगा उसके बाद फिर वो वैसे ही कम होगा। अब चालू कहाँ से होगा, चालू हो रहा है वो जी कॉस अल्फा से, नॉर्मल एक्सेलरेशन की वैल्यू स्टार्ट हो रही है जी कॉस अल्फा से। ठीक है, अब आप एक बात ये सोचो, अब बोलोगे सर आपने जी कॉस अल्फा को ऊपर काहे को रखा है, जी साइन अल्फा को नीचे रखा है, क्यों, वो पॉइंट को नीचे ले आओ, यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ, ऊपर काहे को रख दिया। तो आंसर इज वो जी कॉस अल्फा इसके ऊपर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। अरे वो तो अल्फा पर डिपेंड करेगा ना, अल्फा की वैल्यू तो उसने नहीं बताई है। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, ये पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, बिल्कुल इस पॉइंट पर जी साइन अल्फा, मतलब जी कॉस अल्फा में भी इक्वल टू जी साइन अल्फा, वो तब होगा जबकि साइन अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा, मतलब कि अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री होगा तब। और अगर 45 डिग्री से ज़्यादा है प्रोजेक्शन एंगल अल्फा, तो फिर आप समझ लो कि साइन अल्फा बड़ा होगा, कॉस अल्फा छोटा हो जाएगा, तब ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। और अगर वो 45 से कम है तो फिर कॉस अल्फा बड़ा हो जाएगा और साइन अल्फा छोटा होगा, तो कॉस अल्फा बड़ा, तो हमने अभी ऊपर दिखा रहे हैं, एक पॉसिबिलिटी में हम ग्राफ बना रहे हैं। तो देखो पहले ये नॉर्मल एक्सेलरेशन ये ऐसे बढ़ा, मैक्सिमम बना एट द हाईएस्ट पॉइंट विच इज़ इक्वल टू जी, और अल्टीमेटली ये इसी वैल्यू तक रेड्यूस हो जाएगा, ये लो रेड्यूस हो गया, इतना आ गया, तो ये जी कॉस अल्फा वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये जी के बराबर है। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ फॉर नॉर्मल एक्सेलरेशन, दिस इज द ग्राफ फॉर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन पहले बढ़ रहा है, मैक्सिमम है ना, उसके बाद कम होकर के फिर से वो जी कॉस अल्फा तक पहुंच गया और ये इस मैनर में चेंज हो रहा है। ये जो ग्राफ हमने बनाया ना इसका ए एन का, आप इसको चाहो तो नीचे खिसका सकते हो, क्योंकि उसने अल्फा की वैल्यू नहीं, पूरा का पूरा ग्राफ थोड़ा सा नीचे खिसका दो, ये ऐसे यहाँ पर बन जाएगा, और नीचे खिसका दो, यहाँ से चालू कर दो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी चलेगा, और थोड़ा नीचे खिसका दो, ऐसे बना दो, वो भी चलेगा, और थोड़ा नीचे खिसका दो, ऐसे बना दो, वो भी चलेगा। समझ गए बात को? खिसका करके यहाँ नहीं ला सकते हो, यहाँ पर, यहाँ मत ले आना, यहाँ का मतलब तो जी कॉस अल्फा आपने जीरो बना दिया। जी कॉस अल्फा का जीरो होने का मतलब है कि कॉस अल्फा जीरो का मतलब अल्फा कितना हुआ, 90 डिग्री। अल्फा 90 का मतलब समझ रहे हो, सीधा ऊपर फेंकेंगे हम, तो जब सीधा ऊपर फेंकोगे तो ये यूं जाएगा और यूं आएगा, तो इसका जो चलने का पाथ है ना उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं, जी तो ऐसे लगेगा, उसका कोई कंपोनेंट आने वाला नहीं है, परमानेंट नॉर्मल एक्सेलरेशन जीरो ही रहेगा। हाँ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहेगा वो परमानेंट, वो भी जी रहेगा, लेकिन वो एक बार में माइनस जी रहेगा, एक बार में प्लस जी रहेगा। पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो इट्स टेंजेंशियल डेसेलरेशन, एंड इट इज कमिंग डाउनवर्ड इट बिकम्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, परमानेंट प्लस जी। तो ऊपर जाते टाइम माइनस जी, नीचे आते टाइम प्लस जी। अच्छा खैर वो उसकी बात नहीं वो कर रहा है, ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल उसने बोला ना ऐसे फेंके हैं और अल्फा पर फेंके हैं, तो अल्फा कुछ होगा, 90 थोड़ी ना है, तो ऐसे बना दो आप, ये कोई भी ग्राफ बना दो, ये ऐसे बना दो। ठीक, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।